चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो दोस्तों चैप्टर की शुरुआत होती है 11 साल के बच्चे से जिसका नाम था हेलमुट। एक बार क्या होता है कि हेलमुट अपने कमरे में लेटा हुआ था, तभी उसने नोटिस किया कि उसकी मम्मी और उसके पापा आपस में बात कर रहे हैं। हेलमुट के पापा हेलमुट की मम्मी से बोलते हैं कि अब टाइम आ चुका है सुसाइड करने का, क्योंकि अब हमारे साथ भी वही होने वाला है जैसा कि हमने जूस के साथ किया था। तो क्या मुझे अकेले को सुसाइड करनी चाहिए या फिर हम सबको एक साथ मिलकर सुसाइड करनी चाहिए? ये सब बातें हेलमुट सुन रहा था। अगले दिन क्या होता है कि हेलमुट का परिवार घूमने जाता है और वे अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। उस दिन को वो अच्छे से एंजॉय करते हैं, खूब मस्ती करते हैं। बट अगले दिन ही खबर आती है कि हेलमुट के फादर ने अपने ही ऑफिस में अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। इस बात को लेकर हेलमुट काफी ज्यादा डर चुका था। वो इतना डर चुका था कि उसने अगले 9 सालों तक अपने घर पर कुछ नहीं खाया था, क्योंकि उसको डर था कि कहीं उसकी मम्मी उसको जहर देकर मार ना दे। अब दोस्तों आपके दिमाग में अभी कई सारे सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर हेलमुट के पापा को ऐसा क्या डर था जिसकी वजह से उनको सुसाइड करनी पड़ी। आखिर ऐसी क्या सिचुएशन रही होगी उनके सामने। अगर हमें ये सब जानना है तो उसके लिए हमें जाना होगा फ्लैशबैक में। तो चलिए चलते हैं 1914 में। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। इस वॉर में कई सारे देशों ने भाग लिया। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट दो पावर्स के बीच में लड़ा गया। पहली थी अलाइड पावर्स और दूसरी थी सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर्स के अंदर आते थे इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया, और सेंट्रल पावर्स के अंदर आते थे जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और ऑटोमन टर्की। उस समय में जर्मनी के पास बहुत पावर थी। जर्मनी और अदर सेंट्रल पावर्स वर्ल्ड वॉर जीत भी जाती, लेकिन 1918 में अलाइड पावर्स को सपोर्ट मिल जाता है यूएसए का, जिसकी वजह से सेंट्रल पावर्स हार जाती है। मतलब जर्मनी की हार का सबसे बड़ा कारण था यूएसए। जब जर्मनी वॉर हार जाती है तो वहां का जो एम्परर होता है वो एब्डिकेट कर देता है, मतलब अपने पद को छोड़ देता है। अब राजा ने अपना पद छोड़ दिया तो गवर्नमेंट तो बननी थी, क्योंकि बिना गवर्नमेंट के थोड़ी ना देश चलेगा। तो जर्मनी में एक जगह थी जिसका नाम था वाइमर। वहां पर एक नेशनल असेंबली बनती है जिसको वाइमर रिपब्लिक फॉर्मेशन बोलते हैं, और इसी के द्वारा जर्मनी के लिए फेडरल स्ट्रक्चर और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। अब जैसे ही जर्मनी के अंदर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना तो जर्मनी में डेमोक्रेसी आ गई, जिसकी वजह से लोग जर्मन पार्लियामेंट के अंदर मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए वोट करने लगे, और ये वोटिंग सारे अडल्ट कर सकते थे इंक्लूडिंग वुमेन्स। अब आप सोच रहे होंगे कि डेमोक्रेसी आई थी तो ये तो अच्छी बात थी ना, बट जर्मनी के लोगों को ये पसंद नहीं आई। क्यों पसंद नहीं आई? क्योंकि जो वीमर रिपब्लिक बना था, मतलब जो असेंबली बनी थी, उसने एक पीस ट्रीटी साइन की थी जिसको हम ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस बोलते हैं। मतलब एक समझौता हुआ था जर्मनी और अलाइड पावर्स के बीच में, जिसमें जर्मनी के ऊपर बहुत सी चीजें थोपी गई थी, इम्पोज की गई थी। जर्मनी से कई सारी चीजों को छीना भी गया था, जैसे कि उनसे उनकी टेरिटरीज छीन ली गई थी, आयरन छीन लिया गया था, कोल छीन लिया गया था, यहाँ तक कि उनकी आर्मी भी छीन ली गई थी, क्योंकि अलाइड्स पावर नहीं चाहती थी कि जर्मनी आगे कभी वॉर लड़ पाए। इन सब के अलावा जर्मनी को 6 बिलियन यूरो का कंपेंसेशन देने के लिए फोर्स किया गया था। जर्मनी में एक जगह थी राइनलैंड जो कि फेमस थी अपनी रिसोर्सेज के लिए, उसको भी छीन लिया गया था। तो वहां के जो लोग थे वो अलाइड पावर्स का तो कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए वो सारे दोष किसको दे रहे थे? गवर्नमेंट को दे रहे थे कि गवर्नमेंट क्यों हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई है। इसलिए लोगों को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पर शक भी हो रहा था, और यही वो कारण था जिसकी वजह से लोगों को वीमर रिपब्लिक पसंद नहीं आया, और ना ही लोगों ने इस वीमर रिपब्लिक को अच्छे से अडॉप्ट किया। बट कुछ लोग थे जो कि वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे। उन्हें जर्मनी के लोग नवंबर क्रिमिनल बोलते थे, क्योंकि उन्होंने ही ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस पर साइन किया था, और ये कब किया था? 1918 के नवंबर मंथ में, इसलिए इनको नवंबर क्रिमिनल बोलते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण लोगों के ऊपर और पूरी यूरोप के ऊपर मेंटली और फिजिकली बहुत ही बुरा असर पड़ा था। यूरोप के जो देश वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले कर्ज देते थे, आज उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो खुद कर्ज में डूबे हुए थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यूरोप में बहुत सारी समस्याओं को लेकर आया था, खास करके जर्मनी के अंदर। 1923 में जर्मनी के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था, मतलब जर्मनी में काफी ज्यादा महंगाई बढ़ गई थी। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई थी कि लोगों को एक ब्रेड खरीदने के लिए नोटों के बंडल देने पड़ते थे। अब ऐसा क्यों हुआ था? तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जर्मनी ने वॉर के लिए कर्ज लिया था, और ये कर्ज इतना ज्यादा था कि जर्मनी उसे वापस नहीं कर पा रही, जिस कारण से जर्मनी का गोल्ड स्टॉक भी खत्म हो गया। इसी बीच फ्रांस क्या करता है कि जर्मनी में एक जगह हुआ करती थी रूर, उसको ऑक्यूपाइड कर लेता है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज की सप्लाई में भारी गिरावट आ जाती है। वैसे ही जर्मनी कंगाल था, रूर के छिन जाने के बाद वो और भी ज्यादा कंगाल हो जाता है। तो इससे बचने के लिए वहां की जो गवर्नमेंट थी वो अंधाधुंध करेंसी छापना शुरू कर देती है, जिससे
करेंसी की वैल्यू गिर जाती है और चीजों के दाम आसमान छूने लगते हैं। करेंसी की ओवर प्रिंटिंग की वजह से जर्मनी के लोगों को छोटी से छोटी चीज खरीदने के लिए नोटों से भरे हुए बोरे देने पड़ते थे और इसी सिचुएशन को हाइपर इन्फ्लेशन बोला गया है। और पता है ऐसी कठिन परिस्थिति में जर्मनी की मदद कौन करता है? अमेरिका करता है। मतलब जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जर्मनी का सबसे बड़ा दुश्मन था वो आज जर्मनी की मदद कर रहा था। यूएसए ने जर्मनी की मदद करने के लिए डाविस प्लान बनाया जिसके तहत यूएसए जर्मनी को छोटे छोटे लोन देता था जिससे जर्मनी की स्थिति सुधर सके और ऐसा हो भी रहा था। यूएसए की मदद से जर्मनी की स्थिति सुधर भी रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 1929 में क्या होता है, यूएसए के अंदर आ जाता है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। और ये क्यों आता है? क्योंकि यूएसए का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो जाता है। अब जो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा था जर्मनी को वो भी बंद हो जाता है क्योंकि यूएसए की खुद की हालत बदतर हो जाती है। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के चलते यूएसए की नेशनल इनकम आधी हो जाती है, फैक्ट्रीज बंद हो जाती है, एक्सपोर्ट रुक जाता है, लोगों के पास पैसे नहीं बचते हैं। मतलब यूएसए की भी बुरी हालत हो जाती है। यूएसए की तो होती है लेकिन इसका असर और देशों पर भी पड़ता है। अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% तक गिर जाता है। 6 मिलियन लोग बेरोजगार हो जाते हैं जिसकी वजह से क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ जाती है। लोग चोरी चकारी और लूटपाट पर उतर आते हैं। कई सारे लोगों के बिजनेस ठप हो जाते हैं। किसानों के फसलों के दाम गिर जाते हैं। महिलाएं अपने बच्चों के पेट नहीं पाल पा रही होती है। अब लोगों को एक ही डर सता रहा था कि कहीं भी सड़क पर न आ जाए और जो गवर्नमेंट थी वो भी इन सिचुएशन का कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रही। अब यार आप खुद ही सोचो कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जनता गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट करेगी नहीं ना। तो जो थोड़ा बहुत भरोसा था लोगों का गवर्नमेंट के प्रति, मतलब वीमर रिपब्लिक के प्रति, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। पूरा विश्वास ही उठ जाता है लोगों का वीमर रिपब्लिक से और यहीं से राइज होता है हिटलर का। तो चलिए हम हिटलर के बारे में डीप से पढ़ते हैं। तो हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। उसने अपना बचपन बहुत ही गरीबी स्थिति में गुजारा था। हिटलर ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जर्मन आर्मी को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद उसने आर्मी में बहुत अच्छा काम किया। इनफैक्ट उसने कई सारे मेडल्स भी जीते। बट हिटलर को सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हार जाती है। इसके अलावा जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस आती है उससे तो हिटलर और भी ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है। हिटलर जर्मनी के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, इसलिए वो 1919 में एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। धीरे धीरे हिटलर पार्टी का हेड बन जाता है और फिर वो उस पार्टी का नाम बदल देता है और कर देता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। और यही पार्टी बाद में जाकर नाजी पार्टी कहलाती है। हिटलर और उसकी पार्टी का काम करने का अलग ही स्टाइल था। उनके सल्यूट करने का तरीका भी अलग था, उनका सिंबल अलग था। कुछ इस तरीके का सिंबल था नाजी पार्टी का। अब हम बात करते हैं कि नाजी पार्टी जर्मनी की पॉलिटिक्स में कैसे आई थी। राइज ऑफ नाजी पार्टी इन जर्मन पॉलिटिक्स। तो होता क्या है कि 1928 के अंदर जर्मन पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन होते हैं जिसमें नाजी पार्टी बहुत ही बुरी तरीके से हारती है। उसको मात्र 2.6% वोट मिलते हैं जर्मन पार्लियामेंट के अंदर। ऐसा होना नॉर्मल सी बात थी क्योंकि उस समय पर ना ही लोग हिटलर को जानते थे और ना ही नाजी पार्टी को। बट 1929 में सिचुएशन कुछ अलग हो जाती है। 1929 में क्या होता है कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है और मैंने आपको बताया भी था कि क्या था ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो इसके चलते बहुत सारे लोग परेशान थे और इसी बात का फायदा उठाता है हिटलर। हिटलर क्या करता है कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और लोगों से कहता है कि अगर तुम मुझे सपोर्ट करते हो और वोट करते हो इलेक्शन में तो मैं आपकी सारी समस्याओं को खत्म कर दूंगा। इस प्रकार के कई सारे वादे करता है हिटलर। और वैसे भी आपको एक बात पता होगी कि हिटलर बहुत ही पावरफुल स्पीकर था। वो इतना गजब का स्पीकर था कि वो अपनी बातों से लोगों को बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस कर देता था और इस चीज का उसे फायदा भी मिला। फाइनली 1932 में नाजी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है। उसे जर्मन पार्लियामेंट के अंदर 37% वोट मिलते हैं जिससे नाजी पार्टी मेजोरिटी में आ जाती है। तो हिटलर ने ऐसे कौन कौन से वादे किए थे जिनकी वजह से नाजी पार्टी इलेक्शन जीत पाई, चलिए देखते हैं। तो हिटलर ने लोगों से कहा था कि अगर मैं इलेक्शन जीतता हूँ तो मैं जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा। सेकंड, हिटलर ने कहा था कि मैं ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के प्रोविजंस को हटवा दूंगा। थर्ड, मैं हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी वापस दिलाऊंगा। फोर्थ, मैं जर्मनी के अंदर एम्प्लॉयमेंट लाऊंगा। फिफ्थ, मैं फॉरेन इंटरफेरेंस को रुकवा दूंगा। मतलब इतने सारे वादे कर दिए थे हिटलर ने और इन्हीं प्रोमिसेस की वजह से नाजी पार्टी इलेक्शन जीत पाई थी। इलेक्शन जीतने के बाद हिटलर ने कई सारी रैलीज की, पब्लिक मीटिंग्स की ताकि वो अपना सपोर्ट गैदर कर सके। धीरे धीरे हिटलर का सपोर्ट बढ़ता गया और हिटलर पावर में आ गया।
13 जनवरी 1933 को जर्मनी के प्रेसिडेंट हेडेन्सबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर घोषित कर दिया, जिससे हिटलर के हाथों में और भी ज्यादा पावर आ गई। अब हिटलर क्या सोचता है कि क्यों ना डेमोक्रेसी को हटाकर डिक्टेटरशिप सेटअप की जाए। तभी फरवरी 1933 में क्या होता है, जर्मन पार्लियामेंट के अंदर आग लग जाती है और इसी बात का फायदा उठाता है हिटलर। इसकी वजह से 28 फरवरी को फायर डिक्री आती है। मतलब हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आता है जिस डिक्री के तहत लोगों के सारे सिविक